Welcome to We Learn, Session 8 of Business Environment. In this session, the topics covered are New Economic Policy, Liberalization, New Economic Policy and Privatization and Effects of New Economic Policy. तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इट वाज अनाउंस्ड ऑन जुलाई 24, 1991. तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बेसिकली ये क्यों एग्जिस्ट की गई, क्यों अनाउंस की गई, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं. दिस इज व्हाट टू पुल द कंट्री आउट ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस. जो कंट्री इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रही थी उनसे बाहर निकालने के लिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी दी गई. एक्सेलरेटिंग द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्रियल सिस्टम को मॉडर्नाइज करने के लिए और इंडियन इकोनॉमी को दूसरी कंट्री की इकोनॉमी के साथ कनेक्ट करने के लिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इनेक्ट की गई. इट वॉज इन 1991. क्योंकि यहाँ 1991 में जून में कंट्री हैज टू फेस क्राइसिस, फाइनेंशियल बैंकरप्सी हो गई थी. तो उससे बाहर निकलने के लिए गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का इनेक्टमेंट किया. हेयर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में लिबरलाइजेशन को ज़्यादा फोकस किया गया. लिबरलाइजेशन का मतलब है कि इकोनॉमी को फ्री करना, फ्री द इकोनॉमी फ्रॉम डायरेक्ट एंड फिजिकल कंट्रोल्स इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन प्राइवेट सेक्टर. लिबरलाइज करना मीन्स बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस नहीं लगाए जा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, तो उनको फ्री किया जा रहा है. Prior to 1991, the government had imposed various, controls on Indian economy. जैसे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम था, इम्पोर्ट लाइसेंस था, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल था, रिस्ट्रिक्शंस ऑन इन्वेस्टमेंट बाय बिग बिजनेस हाउसेज. ये सब चीज़ें क्या थी? कंट्रोल मैकेनिज्म थे इंडिया के ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए. बट जैसे ही इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई तो वहाँ पे ये रूल्स रेगुलेशंस जो है ये हटा दी गई, इनको लिबरलाइज कर दिया गया. सो द रूल्स एंड द लॉज एम्ड एट रेगुलेटिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटीज. तो ये सब हिंड्रेंसेस दिखाई दिए इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर. तब गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि ये हिंड्रेंसेस जो हैं इनको हटाना चाहिए और इसी वजह से लिबरलाइज किया गया इकोनॉमी को. सो दीज कंट्रोल्स give rise to corruption, undue delays and inefficiency. That's why liberalization concept was introduced to put an end to these restrictions. Let's see कि क्या रिफॉर्म्स की गई इंडस्ट्रियल सेक्टर में. सबसे पहला किया गया कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी को एबॉलिश कर दिया गया. तो प्राइवेट सेक्टर्स जो थे दे आर फ्री फ्रॉम लाइसेंस एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस. स्टार्टिंग में इंडस्ट्रियल लाइसेंस जो है वो 18 इंडस्ट्रीज के लिए कंपल्सरी था लेना, लाइक जो कोल एंड लिग्नाइट इंडस्ट्री, पेट्रोलियम, इट्स डिस्टिलेशन प्रोडक्ट्स, मोटर कार्स, पेपर्स और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी जिनके लिए कंपल्सरी था. उसके बाद ये रिड्यूस होकर के 6 इंडस्ट्रीज रह गई जिनके लिए कंपल्सरी था लाइसेंस लेना, और उसमें थी विच इज रिलेटेड टू सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स लाइक लिकर्स, डिफेंस इक्विपमेंट, डेंजरस केमिकल्स, सिगरेट्स, इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल. तो ये इंडस्ट्रीज थी. जबकि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में सभी इंडस्ट्रीज के ऊपर से लाइसेंसिंग पॉलिसी जो है वो हटा दी गई. सो दिस इज व्हाट कि ये एनकरेज किया गया प्राइवेट सेक्टर को कि वो भी इजीली ग्रो कर सके इकोनॉमी में. सेकंड इज एबॉलिशन ऑफ फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम. फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम था
वो भी एबॉलिश किया गया फॉर न्यू इंडस्ट्रीज. अर्लियर दिस प्रोग्राम इंटेंडेड टू फोर्स इंडिजिनाइजेशन इन मैन्युफैक्चरिंग. स्वदेशीकरण जो था वो किया गया था मैन्युफैक्चरिंग में, बट ये एक लार्ज फर्म्स के लिए एबॉलिश किया गया. ये द एबॉलिशन वुड रिमूव द मेजर इरिटेंट दैट अ लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स फेल्ट. तो ये चीज़ भी एबॉलिश की गई. थर्ड इज रिमूवल ऑफ इन्वेस्टमेंट कंट्रोल एंड रीस्ट्रक्चर ऑफ MRTP एक्ट. MRTP एक्ट इज मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस. तो इसमें MRTP एक्ट के अंदर जो जितनी भी फर्म्स थी उनको क्लासिफाई किया गया MRTP फर्म्स में. ऑल फर्म्स विद एसेट्स अबव सर्टेन साइज लाइक 100 करोड़ 85 सिंस 1985 100 करोड़ जिनके एसेट्स थे, उनसे ज़्यादा एसेट्स थे, उनको MRTP फर्म्स में क्लासिफाई किया गया. और प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट था इस एक्ट का कि कुछ फर्म्स के पास ही इकोनॉमिक पावर कंसंट्रेट ना हो, या उनके दे शुड नॉट बी कैटेगराइज्ड एज दे शुड नॉट बी इन कैटेगरी ऑफ मोनोपोली. अगर वो मोनोपोली की कैटेगरी में आती है तो उनको कंट्रोल किया जाए. सो देयर वर मैनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन सच फर्म्स जो कि इस मोनोपोलीज की कैटेगरीज में आती थी, एज दे वर परमिटेड टू एंटर इनटू selected industries. So this was one of the reform. Next reform was removal of mandatory convertibility clause. That is कि convertibility clause होता है कि जिसमें कि financial institutions जो हैं they can finance the industrial projects, और उनके पास ऑप्शन होती है कि वो अपने लोन्स को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकती हैं अगर वो चाहती हैं. तो लेकिन गवर्नमेंट ने ये चीज़ हटा दी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में कि कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग इस तरीके से नहीं कर सकती. नेक्स्ट इज नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड प्राइवेटाइजेशन. राइट, अभी हमने लिबरलाइजेशन की बात की तो उसी का ही इंग्रेडिएंट है प्राइवेटाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन मीन्स कि यहाँ पे पब्लिक सेक्टर को कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है. पब्लिक सेक्टर का जो कंट्रोल है वो प्राइवेट ओनर्स को, प्राइवेट हैंड्स में दिया जा रहा है. राइट, तो प्राइवेटाइजेशन मीन्स कॉन्ट्रैक्टिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, जो कि प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करेगा उसको एक्सपैंड होने में. तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी सेंटर्स अराउंड द फॉलोइंग मेजर्स टू रिफॉर्म द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज. तो इसमें सबसे पहला था पॉलिसी फॉर डी रिजर्वेशन. तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में 17 इंडस्ट्रीज को पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व किया गया. 91 में ये रिड्यूस होकर के 17 इंडस्ट्रीज, नंबर ऑफ 7 जो नंबर था 17, ये रिड्यूस होकर के 8 हो गया. एंड सब्सिक्वेंटली द नंबर ऑफ इंडस्ट्री रिजर्व्ड exclusively for public sector was reduced to 3 only, जिसमें कि 3 इंडस्ट्रीज आती हैं: एटॉमिक इंडस्ट्री, एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्री, स्पेसिफाइड मटेरियल एंड रेलवेज. तो ये सिर्फ रिजर्व की गई, बाकी सबका प्राइवेटाइजेशन किया गया जिससे कि हेल्दी कंपटीशन एग्जिस्ट कर सके. क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो ये सोचती थी कि पब्लिक सेक्टर की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी है, बट परफॉर्मेंस वाज फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री. तो इसीलिए पब्लिक यूनिट्स को, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को प्राइवेट ओनर्स को सौंपा गया, और क्योंकि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो है वो बहुत ज़्यादा लॉसेज इनकर कर रही थी. सेकेंड वाज पॉलिसी फॉर सिक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स. जो सिक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, एंटरप्राइजेज हैं, उन्हें BIFR को रेफर किया गया. BIFR इज बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन. तो वो ये जो बोर्ड है ये एडवाइस करता है सिक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज को कि इन्हें हेल्दी कैसे बनाया जाए. क्या इनको रीफाइनेंसिंग करनी चाहिए इनको, या फिर डाइवर्सिफाई करना चाहिए, या इनको क्लोज कर देना चाहिए. तो ये एडवाइस करता है BIFR 6 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए क्या होना चाहिए.
So BIFR sanctioned only 38 cases for revival. This means that government has assisted only these 38 public sector units to make them viable units. तो अगर रिवाइव होने के चांसेस लगते हैं BIFR को, देन ओनली ये रेफर करती है 6 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को कि इनको रिवाइव किया जा सकता है, इनको थोड़ा सा फंड्स जो है वो इंसर्ट करके और किया जा सकता है, इनको एक अच्छा बनाया जा सकता है, एक प्रॉफिट मेकिंग फर्म बनाया जा सकता है, अदरवाइज फर्म को लिक्विडेट कर दिया जाता है. नेक्स्ट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के बीच में होता है. द मेन पर्पस वाज टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स. तो ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, इसका ऑब्जेक्टिव है था कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को की जो ऑटोनॉमी है, basically it grant autonomy to public sector enterprises by reducing the quantity of control and increases the quality of accountability. यहाँ पर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को उनकी एक्टिविटीज़ के लिए, उनकी एक्शन के लिए अकाउंटेबल बनाया गया और इनका क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया रादर देन कंट्रोल. क्वांटिटी ऑफ कंट्रोल जो है वो रिड्यूस किया गया. नेक्स्ट पॉलिसी है डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी. So disinvestment means selling of public investment to private entrepreneurs. जब हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस को बेचना शुरू कर देते हैं, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को बेचना शुरू कर देते हैं, सेल करना शुरू करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी. सो पॉलिसी ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स टू सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट्स इक्विटी इन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स इन द मार्केट. तो यहाँ पे ओनरशिप जो है वो पब्लिक सेक्टर से ट्रांसफर होकर के प्राइवेट हैंड्स में चली जाती है. नाउ सी व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ दिस NEP ऑन ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा? ग्लोबलाइजेशन इज कि जब हम नेशंस को इंटीग्रेट करते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ नेशन. व्हेन नेशंस आर लिंक्ड टुगेदर इकोनॉमिकली एंड सोशली बाय ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, तो दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन. तो ये एक इकोनॉमी को ओपन करना, ओपन इकोनॉमी जो है वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही है. मीन्स उसमें हर कंट्री किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड कर सकती है. तो इसमें हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, इंपोर्ट लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज. दैट मीन्स इंपोर्ट लिबरलाइजेशन मीन्स कि जो इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम था वो ख़त्म कर दिया गया एंड फ्री ट्रेड ऑफ ऑल आइटम्स एक्सेप्ट नेगेटिव लिस्ट ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स हैज़ बीन अलाउड. तो यहाँ इंपोर्ट लिबरलाइजेशन में जो इंपोर्ट पॉलिसी के रूल्स थे उसको काफ़ी हद तक लिबरलाइज किया गया. मीन्स यहाँ पर फ्री ट्रेडिंग की गई. कस्टम ड्यूटीज हैव बीन ड्रास्टिकली कट डाउन. ऑल रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल्स ऑन फॉरेन ट्रेड हैव बीन रिमूव्ड, जिससे कि इंपोर्ट को एनकरेजमेंट दिया जा सके. सो दैट वाज व्हाट इंपोर्ट लिबरलाइजेशन. सेकंड जो NEP का इफेक्ट पड़ा ग्लोबलाइजेशन पे वो हुआ फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज. तो 91 से पहले जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी इंडिया में, इट वाज वेरी मच रिस्ट्रिक्टेड. लेकिन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में प्रोविज़न बनाया गया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए. तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में ये अलाउ किया गया. दीज इंडस्ट्रीज इंक्लूड लाइक ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, hotels and tourism, airport, oil refineries, constructions, maintenance of roads. तो इन सब इंडस्ट्रीज में अलाउ किया गया कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए. नाउ सी द इफेक्ट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट दोनों ही हैं. लेट्स डिस्कस अबाउट पॉजिटिव इफेक्ट. पॉजिटिव इफेक्ट में हम लेते हैं कि स्टिमुलेटेड इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, क्योंकि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो हटा दी गई. तो और जो एक्टिविटीज़ थी वो पब्लिक
से, पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर को दे दी गई। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी बूम पे रहा। देन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन गवर्नमेंट रेवेन्यू, तो जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है उतना ही गवर्नमेंट का रेवेन्यूज जनरेट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है दैट इज़ व्हाट कस्टम्स, ड्यूटीज़, देन टैक्सेस, तो इससे गवर्नमेंट रेवेन्यू भी काफ़ी इंक्रीज हुआ। देन ग्रेटर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यस, कि ये जो ये था हमारा ओपन इकोनॉमी थी, तो इसकी वजह से देयर इज़ अ ग्रेटर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द कंट्रीज। देन सब्सटेंशियल इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑल्सो, क्योंकि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी भी अडॉप्ट की गई, जिसमें कि कोई भी कंट्री उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि वो एक्सपोर्ट ना करे या इंपोर्ट ना करे। तो एक्सपोर्ट करने से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी इंक्रीज हुए, क्योंकि प्रोडक्शन काफ़ी इंक्रीज हुआ तो उसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी काफ़ी इंक्रीज हुए। ऑल्सो मोनोपोली मार्केट्स हैव कन्वर्टेड इनटू कॉम्पिटिटिव मार्केट, तो इसमें गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन रखी, मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस अपना करके मोनोपोलीज को डिग्रेड किया गया, जिससे कि कंपटीशन इम्प्रूव हुआ, कंपटीशन इंक्रीज हुआ मार्केट में। सो दीज आर द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब नेगेटिव इफेक्ट में जो फोकस था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में वो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में हुआ, तो जिसकी वजह से एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट जो है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया। अगेन इसमें जो MNCs, जैसे हमने बात की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, तो जो MNCs थी वो अर्बन एरिया को ज़्यादा फोकस करती थी रादर देन रूरल एरियाज, जिसकी वजह से रीजनल इम्बैलेंसेस क्रिएट हुए। देन इट प्रेफर्स टू एंटर हाई प्रॉफिट एरियाज रादर देन प्रायोरिटी सेक्टर, तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स होते थे वो उन एरियाज में एंटर करना ज़्यादा प्रेफर करते थे जहाँ पे उनको प्रॉफिट होता है, तो वो प्रायोरिटी सेक्टर्स में नहीं जाते, रादर कि वो जहाँ पे उनको प्रॉफिट दिखता है वो वहाँ पे ज़्यादा एंटर करते हैं, जिससे अगेन इम्बैलेंसेस कंडीशन क्रिएट हुई। एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी में हैव बैड इफेक्ट ऑन लोकल इनिशिएटिव्स। यस, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की वजह से इकोनॉमी जो है वो फॉरेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, जिसकी वजह से जो लोकल टेक्नोलॉजी है, लोकल इनिशिएटिव्स हैं, वो यूज़ नहीं कर पाते, एंड दैट दिस फॉरेन टेक्नोलॉजी विल हैव बैड इफेक्ट ऑन लोकल टेक्नोलॉजी और डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी वी कैन से। एंड नेक्स्ट इज द मेन एम्फेसिस इज ऑन कंज्यूमर गुड्स रादर देन इंडस्ट्रियल गुड्स, तो जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में जो एम्फेसिस था वो कंज्यूमर गुड्स सेक्टर के ऊपर ज़्यादा था, तो जो कैपिटल गुड्स की परफॉर्मेंस थी इट वाज वेरी मच डिसअपॉइंटिंग। दीज वर द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द पॉलिसी। दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। देयर इज वन एक्सरसाइज that contains 2 questions. One is state the main features of economic policy, and second is what are the effects of new economic policy. Thank you.